बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, बुराई को छोड़ो व्यक्ति को नहीं। यह एक महात्मा गांधी की आत्मकथा से लिया गया कुछ अंश है जो आपके चैप्टर में दिया गया है। इसमें ये घटना उस समय की है जब महात्मा गांधी ट्रांसवाल में थे और उन्होंने कैसे कैसे अधिकारियों के विरुद्ध, यानी कि घूसखोर और लालची जो वहाँ के अधिकारी थे उनके साथ कैसा व्यवहार करना पड़ा, कैसे उनके साथ संघर्ष करना पड़ा, उन्होंने क्या क्या वहाँ झेला, ये सब बातें महात्मा गांधी जी अपने इस आत्मकथा में लिखी है। उसी का यह छोटा सा अंश आपके पास इस चैप्टर में मौजूद है। इसमें क्या कहा गया है देखिए। ट्रांसवाल में भारतीय समाज के अधिकारियों के लिए किस प्रकार लड़ना पड़ा और एशियाई विभाग के अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार करना पड़ा, इसका वर्णन करने से पहले मेरे जीवन के दूसरे अंग पर दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। मेरे जीवन अर्थात ये गांधी जी की आत्मकथा है, तो जहाँ मेरे शब्द का प्रयोग किया होगा तो वहाँ आपको समझ लेना है कि ये गांधी जी के लिए कहा जा रहा है। अब तक कुछ द्रव्य इकट्ठा करने की मेरी इच्छा थी, परमार्थ के साथ स्वार्थ का मिश्रण था। जब बम्बई में दफ्तर खोला तो एक अमेरिकन बीमा एजेंट मिलने आया। उसका चेहरा सुंदर था और बातें मीठी थी। उसने मेरे साथ मेरे भावी हित की बातें ऐसे ढंग से की मानो पुराने मित्र हो। अमेरिका में तो आपकी स्थिति सब लोग अपने जीवन का उस बीमा एजेंट ने महात्मा गांधी को अपने बातों में ऐसा फंसाया, उनकी परिस्थिति के बारे में कहने लगा कि आपको बीमा करा लेना चाहिए। अमेरिका में तो सभी लोग बीमा कराना अपना दायित्व समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं, और बहुत सी ऐसे प्रलोभन दी जिसमें महात्मा गांधी फंस गए। जबकि इसके पहले उन्होंने भारत में बहुत ऐसे, हिंदुस्तान में बहुत ऐसे एजेंट से उनकी मुलाकात हुई थी, किंतु उन्होंने किसी की भी बात नहीं मानी और बीमा कराना वो एक भीड़ता यानी डर समझते थे। ईश्वर के प्रति अविश्वास समझते थे। पर इस बार वे लालच में आ गए। वह एजेंट जैसे बातें करता वैसे मेरे सामने पत्नी और बच्चों की तस्वीर खड़ी हो जाती। भले आदमी, तुमने पत्नी के सब गहने बेच डाले हैं। यदि कल तुम्हें कुछ हो जाए तो पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का भार उन गरीब भाई पर ही पड़ेगा ना, जिन्होंने पिता का स्थान लिया है और उसे सुशोभित किया है। उचित न होगा। मैंने अपने पत्नी के मन के साथ इस तरह की दलीलें की और 10,000 का बीमा करा लिया। पर दक्षिण अफ्रीका में मेरी स्थिति बदल गई। फलतः मेरे विचार भी बदल गए। दक्षिण अफ्रीका की नई आपत्ति के समय मैंने जो कदम उठाए सो ईश्वर को साक्षी रखकर ही उठाए। दक्षिण अफ्रीका में मेरा कितना समय चला जाएगा इसकी मुझे कोई कल्पना न थी। मैंने समझ लिया था कि हिंदुस्तान वापस जाना मेरे लिए संभव नहीं है या नहीं जा पाऊँगा। मुझे अपने बाल बच्चों को साथ ही रखना चाहिए। अब उनका वियोग बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। उनके भरण पोषण की व्यवस्था भी दक्षिण अफ्रीका में ही होनी चाहिए। इस प्रकार सोचने के साथ ही उत्तम पॉलिसी में मेरे लिए दुखद बन गया। बीमा एजेंट के जाल में फंस जाने के लिए मैं लज्जित हुआ। यदि बड़े भाई पिता के समान है तो छोटे भाई की विधवा के बोझ को वे भारी समझेंगे। यह तूने कैसे सोच लिया? महात्मा गांधी जी तमाम बातें सोचने लगे कि मैंने यह बीमा क्यों करा लिया, मैं उस एजेंट के बारे में क्यों फंस गया। मुझे ऐसा नहीं कराना चाहिए। अगर वो मेरे बड़े भाई हैं, अपने दायित्व समझते हैं, तो मेरे पत्नी को अपना बोझ क्यों समझेंगे, और ज़रूरी तो नहीं है कि पहले कौन ख़त्म हो जाए। ऐसा बहुत सी बातें उन्होंने बीमा कराने के बाद सोचा और बहुत पछताए। इस प्रकार विचारधारा चली। इस पर अमल मैंने तुरंत ही नहीं किया। मुझे याद है कि बीमे की एक किस्त तो मैंने दक्षिण अफ्रीका से भी भेजी थी, पर इस विचार प्रवाह को बाहर का उत्तेजना मिला। दक्षिण अफ्रीका की पहली यात्रा में ईसाई वातावरण के संपर्क में आकर धर्म के प्रति जागरूकता बना था। इस बार मैं थियोसॉफी के वातावरण के संसर्ग में आया। मिस्टर रिच थियोसॉफिस्ट थे। उन्होंने मेरा संबंध जोहान्सबर्ग सोसाइटी से करा दिया। मैं दूसरा सदस्य तो नहीं बना। थियोसॉफी के सिद्धांतों से मेरा मतभेद बना रहा, फिर भी लगभग हर एक थियोसॉफिस्ट के गाढ़ परिचय में आया। उनके साथ रोज़ मेरी धर्म चर्चा
होती। मैं उनकी पुस्तकें पढ़ता था, उनकी सभा में बोलने के अवसर भी मुझे आते थे। थियोसॉफी में भाईचारा स्थापित करना और बढ़ाना मुख्य वस्तु है। हम लोग इस विषय की खूब चर्चा करते थे और जहाँ मैं इस सिद्धांत और सदस्यों के आचरण में भेद पाता, वहाँ आलोचना भी करता था। स्वयं मुझ पर इस आलोचना का काफ़ी प्रभाव पड़ा। मैं आत्मनिरीक्षण करने लगा। प्रातः दातून और स्नान समय उपयोग। उन्होंने अपनी दैनिकचर्या इस चैप्टर में बताया है कि उन्होंने प्रातः कैसे कैसे उठते थे और क्या करते थे, और उन्होंने गीता को अपना मुख्य आधार बनाया। उन्होंने सामने की दीवार पर उसे टांग दिया। कुछ गीता के श्लोक लिख देते थे जिसे वे दातून करते समय और नहाते धोते पूजा करते हुए उसको याद कर लेते थे। ऐसा उन्होंने अपने दैनिक दिनचर्या में बना लिया था। इस गीता पाठ का प्रभाव मेरे सहायक साक्षी पर क्या पड़ा उसे वे जाने, परंतु मेरे लिए तो वह पुस्तक आचार की एक प्रौढ़ मार्गदर्शिका बन गई। वह मेरे लिए धार्मिक कोश का काम देने लगी। जिस प्रकार नए अंग्रेजी शब्दों के हिज्जों उनके अर्थ के लिए मैं अंग्रेजी शब्दकोश देखता था, उसी प्रकार आचार संबंधी कठिनाइयाँ और उसकी अटपटी समस्याओं को मैं गीता से हल करता था। महात्मा गांधी जी ने गीता में ही अपनी सारी समस्या का हल ढूंढा और उसका निराकरण भी गीता के द्वारा ही किया। उसके अपरिग्रह, संभाव आदि के शब्दों ने मुझे पकड़ लिया। संभाव का विकास कैसे हो, उसकी रक्षा किस प्रकार की जाए, अपमान करने वाले अधिकारी, रिश्वत लेने वाले अधिकारी, व्यर्थ विरोध करने वाले, कल के साथी इत्यादि, जिन्होंने बड़े बड़े उपकार किए, ऐसे सज्जन के बीच भेद न करने का क्या अर्थ है। अपरिग्रह किस प्रकार पाला जाता होगा, देह का होना ही कौन कम परिग्रह। उन्होंने तमाम ऊंच नीच बातें सोची। स्त्री पुत्र आदि परिग्रह नहीं है तो और क्या है। ढेरों पुस्तकों से भरी इन अलमारियों को क्या मैं जला डालूं, घर जलाकर तीर्थ करने जाऊं। ऐसे तमाम उतार चढ़ाव जिंदगी में आने लगे। तुरंत ही उत्तर मिल जाता कि घर जलाए बिना तीर्थ किया नहीं जा सकता। यहाँ अंग्रेजी कानून ने मेरी बहुत मदद की। स्नेल के कानून सिद्धांतों की चर्चा याद आई। गीता के अध्ययन के फलस्वरूप ट्रस्टी शब्द का अर्थ विशेष रूप से समझ में आया। कानून शास्त्र के प्रति मेरा आदर बढ़ा। मुझे उसमें भी धर्म के दर्शन हुए। ट्रस्टी के साथ करोड़ों रुपए रहते हुए भी यहाँ ट्रस्टी के बारे में बताया गया है। ट्रस्टी के पास, जैसा कि सभी जानते हैं कि ट्रस्ट के पास बहुत पैसा रहता है, किंतु उसका अपना कुछ भी नहीं रहता, उसका कोई अधिकार नहीं रहता। एक भी पाई उसकी अपनी नहीं है। मुमुक्ष को ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। यह बात मैंने गीता में समझी। मुझे यह दीपक की तरह स्पष्ट दिखाई दिया। परिग्रह बनने में, संभावी होने में हेतु का हृदय का परिवर्तन आवश्यक है। मैंने रेवा शंकर भाई की इस आशय का पत्र लिख भेजा कि बीमे की पॉलिसी बंद कर दें। कुछ रकम वापस मिले तो ले लें, न मिले तो भरे हुए पैसों को गया समझ ले। बच्चों की और स्त्री की रक्षा उन्हें और हमें पैदा करने वाला ईश्वर करेगा। पृथुतुल्य भाई ने लिखा, आज तक तो मेरे पास जो बचा वह मैंने आपको अर्पण किया। मेरी आशा आप छोड़ दीजिए। अब तो बचेगा सो यही हिंदुस्तान समाज के हित में खर्च होगा। उनके भाई ने भी उनको जवाब में ऐसा पत्र दिया। भाई की यह बात मैं शीघ्र ही समझ न सका। पहले तो उन्होंने मुझे कड़े शब्दों में उनके प्रति मेरा धर्म समझाया। मुझे पिताजी से अधिक बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए। पिताजी ने जिस प्रकार कुटुंब का पोषण किया उसी प्रकार तुम्हें भी करना चाहिए आदि। मैंने उत्तर में विनयपूर्वक लिखा कि मैं पिता का ही काम कर रहा हूँ। कुटुंब शब्द का थोड़ा विशाल अर्थ समझ लिया था, जो मेरा निश्चय आपकी समझ में आ जाएगा। भाई ने मेरी आशा छोड़ दी, इस प्रकार से बोलना ही बंद कर दिया। इससे मुझे दुख हुआ, पर मैंने सहन कर लिया। फिर भी भाई के प्रति मेरी भक्ति निर्मल और प्रचंड बनी रही। भाई का दुख उनके प्रेम से उत्पन्न हुआ था। उन्हें मेरा पैसों से अधिक आवश्यकता मेरे सद्व्यवहार की थी। अपने अंतिम दिनों में भाई पिघले मृत्युशैया पर पड़े उन्हें प्रतीत हुआ कि मेरा आचरण ही सच्चा और धर्मपूर्ण था। उनका अत्यंत करुणाजनक पत्र मिला। यदि पिता पुत्र से क्षमा मांग सकता है तो उन्होंने मुझसे
क्षमा मांगी। उन्होंने लिखा था कि मैं उनके लड़कों का पालन पोषण अपनी रीति नीति के अनुसार करूं। स्वयं मुझसे मिलने के लिए वे अधीर हो गए थे। मुझे तार दिया। मैंने तार से ही जवाब दिया, आ जाऊंगा, आ जाइए, पर हमारा मिलना बदा न था। उनकी अपने पुत्रों संबंधी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। भाई ने देश में ही देह छोड़ी। लड़कों ने उनके पूर्व जीवन का प्रभाव पड़ चुका था। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं उन्हें अपने पास खींच न सका। बच्चे उनके अपने बड़े पिताजी पर ही पड़ चुके, क्योंकि उन्हीं के साथ रहते थे। इसलिए महात्मा गांधी के बच्चे भी उन्हीं के ही जैसे विचारधारा के हो गए। मेरे जीवन में जैसे जैसे त्याग और सादगी बढ़ी और धर्म जागृति का विकास हुआ, वैसे वैसे निरामिषा का और उसके प्रचार का मेरा शौक बढ़ता गया। निरामिषा मतलब कि सात्विकता का प्रचार कार्य की एक ही रीति मैंने जानी, वह है आचार्य की, और आचार्य के साथ जिज्ञासुओं के वार्तालाप की। थियोसॉफिस्टों से अधिकतर निरामिषाहारी होते थे, कुछ पूरे कुछ अधूरे। इस मंडल में एक साहसी महिला भी थी। उसने बड़े पैमाने पर एक निरामिषाहारी भोजन खोला था। यह महिला कला की शौकीन थी। वह खुले हाथों खर्च करती थी और हिसाब किताब का उसे बहुत ज्ञान नहीं था। उसको काफ़ी बड़ी मित्र मंडली थी। पहले तो उसका काम छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, पर उसने उसे बड़े पैमाने और बड़ी जगह लेने का किया। उसमें उसने मेरी मदद मांगी। उस समय मुझे उसके हिसाब आदि की कोई जानकारी नहीं थी। मैंने यह मान लिया था कि उसका अंदाज ठीक न होगा। मेरे पास पैसे की दुविधा थी। कई वकीलों के रुपए मेरे पास जमा रहते थे। उनमें से एक से पूछकर उसकी रकम मैंने 1000 पाउंड उस महिला को भी दे दिया। मुवक्किल विशाल हृदय का विश्वासी था। वह गिरमिट में आ गया, पर उसने मुझे ऐसा देने के लिए मना नहीं किया, और गांधी जी ने पैसे उसमें यह सोच के दे दिए कि मिल जाएगा तो भी अच्छा है, नहीं मिला तो मैं उसको अपने तरफ से भरूंगा, लेकिन उसकी मदद मैं ज़रूर कर दूंगा। 2-3 महीने में ही मुझे पता चला कि वह रकम वापस नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी रकम खो देने की शक्ति मुझ में नहीं थी। मेरे पास इस बड़ी रकम का दूसरा उपयोग था। रकम वापस मिली ही नहीं, पर विश्वासी बद्री की रकम डूब कैसे सकती थी, वह तो मुझी को जानता था। वह रकम मैंने भर दी। मुवक्किल मित्र से मैंने अपने लेन देन की चर्चा की। उन्होंने मुझे मीठा उलाहना देते हुए जागृत किया।